Hello everyone, we are here to discuss chapter 5, the fundamental unit of life. It's very easy chapter, hopefully you will understand this. First of all, we will discuss what is cell. Cell is the structural and functional unit of life because our whole body is dependent on the functioning of cell. Cell form tissue, tissues form organ, organ form organ system, and then our body organization. यहाँ हम इनिशियली इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल की इनिशियली सेल को किसने डिस्कवर किया था. सेल वाज इनिशियली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था और कहाँ इसको डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में इसको डिस्कवर किया था. कॉर्क क्या है, मीन्स इट इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. बार्क जो एक मीन्स डेवलप्ड ट्री है, उसका बाहर का जो रीजन है, छाल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो इंटरनली डेड टिश्यूज की जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कॉर्क कहलाती है. और इसमें ही रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को इनिशियली. अपना ही उसने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप यूज किया था क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप ये बहुत ज़्यादा की कोई एडवांसमेंट नहीं थी. ये मीन्स उस टाइम के हिसाब से ये एक इनसिग्निफिकेंट सी डिस्कवरी थी, एक इंसिडेंट था, बट इन द फील्ड ऑफ साइंस इट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि हम इसके बाद ही हम फर्दर रिसर्च तक मीन्स आगे बढ़े हैं सेल के बारे में, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, और उसके बाद तो आज ये एक कंप्लीट फील्ड की फॉर्म में डेवलप हो चुका है. इसके बाद बिफोर गोइंग टू द फर्दर टॉपिक्स मैं ये छोटी सी एक एक्टिविटी यहाँ डिस्कस कर रही हूँ जिसमें मीन्स सेल की लेयर को ही मीन्स डाइसेक्ट करके और फर्दर हम उस लेयर में ही सेल्स की अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं. सैंपल को यहाँ लिया हुआ है अनियन बल्ब को एक तरह से. मीन्स ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ आएगी लैब कंडीशंस में जिस टाइम पे हम माइक्रोस्कोप को साथ यूज़ करेंगे. बट एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ आपको इस एक्टिविटी की दे रही हूँ. इसमें अनियन बल्ब को एज ए सैंपल हम यूज़ करेंगे. उसको जैसे ही हम पील ऑफ कर लेंगे, इनिशियल जो लेयर्स हैं बाहर के छिलके हम उतार के उसके बाद पार्ट्स में कट कर लेंगे अनियन को. और उस कट पार्ट को, किसी भी अनियन के कट पार्ट को आप लेके उसकी कनकेव साइड को अगर फोल्ड करोगे, मीन्स इंटरनल फोल्डिंग अगर उसमें करोगे तो आप देखोगे, थोड़ा सा प्रेस करते हैं हम उसको तो आप देखोगे कि ट्रांसपेरेंट सी लेयर हमें दिखाई देती है. ये इतना तो आप घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हैं. वो ट्रांसपेरेंट सी लेयर ही हम यहाँ एक्चुअल हमारा सैंपल है. कुछ देर को के लिए अगर हम उसको एज सच होल्ड करके रख देंगे तो वो ड्राई हो जाएगी आपकी. उसको ड्राइनेस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वॉच ग्लास में पानी फिल कर लेंगे एंड वी पुट दैट सैंपल और दैट लेयर इन दैट वॉच ग्लास. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर एज सच आप उस लेयर का कुछ हिस्सा काट के अगर स्लाइड पे रखते हैं, ग्लास की जो हमारी स्लाइड हम यूज़ करते हैं, अगर उसको उसी टाइम यूज़ एज सच रख दोगे ट्रांसपेरेंट लेयर को तो आपको दिखाई नहीं देगी. तो टू विजुअलाइज ऑल द मटेरियल, जो हमारा पर्पज़ है सेल का या सेल के कंपोनेंट्स को देखने का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेफ्रोनिन सॉल्यूशन को यहाँ यूज़ करते हैं. आप देखेंगे सेफ्रोनिन सॉल्यूशन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. अदर सॉल्यूशंस भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका सैंपल कैसा है. तो डिफरेंट टाइप की डाई एक तरह से कलर प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं. जैसे एसिटोकैरामाइन कहीं यूज़ होती है, मिथाइलिन ब्लू भी यूज़ होती है. तो यहाँ बेसिकली हम सेफ्रोनिन सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद आप क्या करोगे, मीन्स मटेरियल को स्लाइड पे पुट करके और एक छोटा सा कांच का टुकड़ा जिसको हम क्या कवर स्लिप बोलते हैं, उसको आप धीरे धीरे नीडल की हेल्प से जहाँ आपने आपका सैंपल रखा हुआ है ग्लास स्लाइड पे उसके ऊपर छोड़ दोगे. और उस मटेरियल के ऊपर, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर जो आपने मटेरियल रखा हुआ है उस पर कवर स्लिप को एग्जैक्टली फिक्स करने से पहले हम वहाँ पे एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डाल देते हैं. ड्राइनेस को भी ये प्रिवेंट करती है और आपका मटेरियल भी प्रॉपर एक जगह पे फिक्स हो जाता है. बट यहाँ ध्यान क्या रखना होता है कि आप एज सच एकदम से कवर स्लिप को छोड़ दोगे मटेरियल पे तो वहाँ एयर बबल्स डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. स्लोली एंड स्लोली फोर्सेप की हेल्प से हम होल्ड करेंगे कवर स्लिप को और फिर उसको आप अपनी ग्लास स्लाइड पे जहाँ आपने मटेरियल रखा हुआ है उस पर फिक्स कर देंगे. इसका पर्पज़ भी यही होता है कवर स्लिप का कि आप जैसे ही माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे अपने सैंपल को
जैसे ही स्लाइड को आप स्टेज पे, माइक्रोस्कोप के स्टेज पे फिक्स करेंगे तो आपकी जो लेंसेज की एडजस्टमेंट है, तो वो उस एडजस्टमेंट के ड्यूरेशन में आपका मटेरियल स्टिक ना हो जाए ऑब्जेक्टिव लेंस से माइक्रोस्कोप के, इसलिए हम प्रॉपर फिक्स करके उसको कवर करके कवर स्लिप से यहाँ मीन्स स्लाइड को आप अपनी तैयार कर लेते हैं। इसको हम टेम्परेरी माउंट भी कहते हैं। ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में है, मीन्स आप मैनुअल में देखोगे लिखा होगा प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अनियन पील। टेम्परेरी माउंट का क्या मतलब है? टेम्परेरी मीन्स कुछ टाइम के लिए ही आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो मटेरियल को। जैसे ही आपने स्लाइड रखी है, लंबे टाइम तक आपकी स्लाइड एज एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगी। परमानेंट माउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें अलग अलग प्रोसीजर्स यूज़ करने होते हैं, जो आप फर्दर स्टडीज़ में, फर्दर क्लासेस में देखेंगे। माउंटिंग का मतलब भी यहाँ यही है कि मटेरियल को एक तरह से प्रॉपर वे में स्लाइड पे फिक्स कर देना। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं माइक्रोस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो आप हम सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे क्लास 9 में बच्चों को यूज़ करना सिखाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आई पीस है सबसे ऊपर, यहाँ पे आप एक लेंस यहाँ पे भी एडजस्टेड होता है आई पीस में ही। ये आप मीन्स यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड को। इसके बाद आप देखेंगे कोर्स एडजस्टमेंट है और उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट है। ये हम नॉब किसके लिए यूज़ करते हैं? इसका स्पेशल एक तो आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज ही आप इसको यूज़ करोगे, एंटी क्लॉकवाइज बार बार मीन्स इधर उधर इन नॉब्स को टर्न नहीं करोगे। इसका मटेरियल ख़राब हो सके, आपका जो माइक्रोस्कोप है वो ख़राब हो सकता है, इसकी सेटिंग्स ख़राब हो सकती हैं। कोर्स एडजस्टमेंट एक तरह से जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी जो एडजस्टमेंट है स्लाइड से, इसकी जो दूरी है स्टेज पे जो स्लाइड रखी हुई है वो एडजस्ट करने के लिए है कि आप कितने लेवल तक आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो स्लाइड से दूर है और कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। तो जैसे ही आपका मटेरियल आपको थोड़ा सा विजुअलाइज होना स्टार्ट हो, हम उसके बाद हम फाइन एडजस्टमेंट से मटेरियल को पे ही फोकस करते हैं और अच्छे से मीन्स प्रॉपर मैग्नीफिकेशन के लिए यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट के नियर बाय जो अटैचमेंट है, एक नॉब लगा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ लगा हुआ होता है। बॉडी ट्यूब आपकी आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ने में हेल्प करती है। आर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। स्टेज पे आपकी क्लिप्स लगी होती हैं, उन क्लिप्स पे आप स्लाइड को एडजस्ट करते हैं। इसके बाद ये मिरर है जो मीन्स एक तरह से लाइट के रिफ्लेक्शन में रोल प्ले करता है। बेस आपके माइक्रोस्कोप को प्रॉपर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और कंडेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कंडेंसर की प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से जो लाइट का अमाउंट है ये प्रॉपर आपके सैंपल तक पहुँच पाता है। तो ये आपके लिए एक तरह से इनिशियल स्टेज पे एक ब्रीफ सा मीन्स एक्सप्लेनेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आप इसको बार बार मीन्स ऑब्जर्व करेंगे, बार बार इसको सुनेंगे तो ये पार्ट्स आपको समझ आ जाएंगे। और जैसे ही फिर आपका माइक्रोस्कोप से आमना सामना होगा लैब कंडीशंस में, आप इजीली इसके पार्ट्स को यूज़ करके आप देख सकते हैं, बट बड़ा ध्यान से आपको इसको ऑब्जर्व करना होगा। तो जैसे ही आपने, जैसे अभी डिस्कस हुआ था एक्टिविटी में, आप स्लाइड अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं, उस टाइम पे आप माइक्रोस्कोप में अपना मटेरियल अपनी स्लाइड रख के आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत में आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी होगी और फिर आपको इस तरह का मटेरियल कुछ ऑब्जर्व होगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, जो सेफ्रनिन सॉल्यूशन आपने यूज़ किया था, उसको जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा अमाउंट में अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होंगे आपके, वो न्यूक्लियस होगा। और छोटे छोटे लाई आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ दिखाया नहीं हुआ है, उस टाइम पे जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे मीन्स डॉटेड से स्ट्रक्चर्स होंगे लाइटली स्टेन्ड, वो आपका साइटोप्लाज्म होगा। तो ये छोटे छोटे जो इरेगुलर शेप जो सेल्स दिखाई हुई हैं, ये सारी सेल्स की वहाँ अरेंजमेंट है। मीन्स इसका ऐसा नहीं है कि हमने छोटा अनियन लिया है तो छोटी छोटी सेल्स दिखाई देंगी, बड़ा अनियन लिया है तो बड़ी बड़ी स्लाइड्स दिखाई देंगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द सैंपल, सेल्स की अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी आपके सैंपल में, जिसको आपने प्रॉपर, जिसका अमाउंट आपने तैयार किया है। तो यही यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि जैसे आप अपना मटेरियल लेंगे, मीन्स डिफरेंट साइज़ के अनियन को आप अगर लेके बार बार स्लाइड को ऑब्जर्व करना चाहें
तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स? तो इसका आंसर ये होगा कि वी ऑब्जर्व द सिमिलर स्ट्रक्चर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। मीन्स एक ही सैंपल की जो सेल्स होंगी, एक पार्ट की उसकी, वो सेम शेप और साइज की होंगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरीज सेल्स की। जो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी थी उसके बाद किन किन साइंटिस्ट ने सेल से रिलेटेड वर्क किया है, सेल से रिलेटेड रिसर्च है जो आपके लेवल पे इम्पॉर्टेंट है। तो मीन्स रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने फर्दर मीन्स एक लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में लिविंग फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था। उस टाइम पे उसके पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था, जैसे अब हमने पहले बात की है, रॉबर्ट हुक के पास सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था। उसके बाद धीरे धीरे एक रिसर्चर कोई काम कर देता है, अदर्स को मीन्स काफ़ी आइडिया आ जाता है, तो वो अपना थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्क ही आगे शो करते हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को, जैसे रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था कॉर्क को सैंपल की फॉर्म में, यहाँ इन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया है। रॉबर्ट हुक ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। परकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये आपके लिए पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। इट इज़ द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल, में जितना भी लिविंग कंटेंट है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। वो आपको, आप शॉर्टली इसको कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के जितना लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस है सेल में वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। इसके बाद सेल थ्योरी की बात आती है। सेल थ्योरी इनिशियली शेल्डन एंड श्वान ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बट उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ, क्वेरीज क्या हुई कि जो नई सेल्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं फिर। तो इसका जवाब आगे किसने दिया था, मीन्स इसी थ्योरी को आगे मॉडिफाई करके अपना और वर्क ऐड किसने किया था। इसके बाद विर्चो आए एक साइंटिस्ट, उन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी और उन्होंने फिर क्या कहा, ये पॉइंट तो शेल्डन और स्वैन का भी मीन्स आगे तक चलता रहा है। ये विर्चो ने भी मानना है कि ऑल द सेल्स आर कंपोज में ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उन्होंने सेकेंडली जो क्वेरी रह गई थी उसका भी उन्होंने जवाब दिया विर्चो ने। उसने क्या कहा कि जो सेल्स हैं, न्यू सेल्स हैं, दैट अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो इट इज़ अबाउट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के फीचर्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बार बार आप स्टडी करोगे साइंटिस्ट के नाम आपको याद भी हो जाएंगे। इसके बाद क्या बात आती है कि क्या एक सिंगल सेल पूरी बॉडी को डेवलप कर सकती है, तो इसका आंसर होगा हाँ, एक सिंगल सेल। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं अमीबा है या पैरामीशियम है, इनमें जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास है या बैक्टीरियाज हैं, इनमें एक सिंगल सेल ही पूरी एक तरह से बॉडी है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनि मीन्स सिंगल, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल ही सारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंप्लीट करवा देती है। तो जिनमें सिंगल सेल से ही होल बॉडी एक तरह से बनी हो, उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड्स व्हेन नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइन करके किसी ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स जहाँ ज्वाइन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपने जैसे देखा भी होगा, मीन्स फंगस है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अलग अलग सेल्स वहाँ रहेंगी, मीन्स अलग अलग सेल्स, और सेल्स फिर टिश्यू ऑर्गन भी बना रही हैं बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में। जैसे आप प्लांट्स या एनिमल्स को स्टडी करोगे तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर फर्दर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। कैसे, ये हमें पता है कि सेल्स में डिवीज़न की कैपेसिटी होती है, तो सेल्स डिवाइड होके अपने ही जैसी सेल्स को फर्दर डेवलप करवा देती हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होंगी,
जैसे हम ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो पूरी बॉडी में ऐसा नहीं है कि एक जैसे ही सेल हैं, सबका शेप साइज सेम है। डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे मसल्स की सेल्स हैं, मसल्स की भी अलग अलग टाइप की सेल होंगे जो आपके बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ब्लड की सेल्स हैं या आरबीसीज हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी है जो आपकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। नर्व सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स हैं, वो इम्पल्स को बॉडी में यहाँ से वहाँ बॉडी पार्ट तक ट्रांसफ़र करवाती हैं। स्पर्म एंड एग हैं, ये आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं। एक तरह से ये आपके गैमेट्स हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है एक ह्यूमन बॉडी में। बोन सेल्स हैं या फैट सेल्स हैं, फैट को स्टोर करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल, उनका शेप और साइज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिजाइंड होती है सेल में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ अमीबा का इनिशियली डिस्कशन है कि शेप एंड साइज ऑफ cells are related to the functions they perform. Some cells जैसे unicellular organisms हैं, amoeba, have changing shapes, and in some cases cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. जैसे ये कह रहे हैं कि अमीबा में तो जो सेल की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि अमीबा में एक सिंगल सेल है, वही हर तरह की फंक्शन परफॉर्म करता है। कभी सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो रही है, कभी फूड का इनटेक हो रहा है, कभी फूड का मीन्स इजेशन हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो एक ही सेल ने ये सारे फंक्शन करने हैं, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। बट जैसे हमारी बॉडी में है, न्यूरॉन्स हैं, बहुत एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो यहाँ क्या होगा, मीन्स जो शेप है वो फिक्स रहेगी। तो दैट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जैसे मीन्स एक बॉडी है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो वहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, और वो अपना अलग अलग काम परफॉर्म करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का यहाँ क्या मतलब है, काम का बांट देना, डिवाइड कर देना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो अभी पीछे हमने सेल्स को देखा है, डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। बट क्या ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है? हाँ, ऐसा होगा। एक सिंपल सेल में भी ऐसा होगा, क्योंकि एक सिंपल सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो एक सिंगल सेल हैव सो मैनी ऑर्गेनल्स एंड कंपोनेंट्स, और ये सेल ऑर्गेनल्स को ही हम सेल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो हर कंपोनेंट अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन की बात होती है, सेल वॉल की बात होती है, न्यूक्लियस की बात होती है। ये सारे सेल ऑर्गेनल या सेल कंपोनेंट हैं जो एक सेल की फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करवाते हैं। इसके बाद यहाँ ये दिया हुआ है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो किसने डिस्कवर किया था सेल इनिशियली? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ डिस्कवर किया था ये? कॉर्क में। वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? स्ट्रक्चरल यूनिट, हमें पता है कि होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स फर्दर फॉर्म द टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम्स। एंड वाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट क्यों? अभी हमने पढ़ा है डिवीजन ऑफ लेबर। each and every functioning of the body is directly or indirectly dependent on the cell, क्योंकि मेजर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी की फंक्शनिंग का वो सेल पे ही डिपेंडेंट है। व्हाट इज नेक्स्ट, अब आपका टॉपिक आता है व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो मेनली यहाँ हर कॉमनली हम यहाँ बात करते हैं कि कॉमन जो सेल्स है, वेदर इट इज़ द मीन्स यूनी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके कॉमन ऑर्गेनल्स की एक बार बात करते हैं। उसके बाद सेल के एडवांसमेंट के हिसाब से यूनी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, इनके कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। तो जो कॉमन फीचर है, कॉमन कंपोनेंट है सेल के, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये
किस कोई भी सेल प्रेजेंट हो ये उस सेल का मीन्स नेसेसरी कंपोनेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी हम इसको नाम दे देते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जहाँ सेल वॉल नहीं होती वहाँ आउटर मोस्ट है, जहाँ सेल वॉल प्रेजेंट होगी या वहाँ ये सेल वॉल के बाद प्रेजेंट होती है। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट अलाउ एंट्री और मीन्स plasma membrane allow or permit the entry or exit of the materials in and out of cells। तो जो सेल में रेगुलेशन है मटेरियल्स का, इन एंड आउट है मटेरियल्स का, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ या प्रोवाइड परमिशन फॉर द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन और आउटसाइड ऑफ द सेल। अब इसके बाद बात आती है कि ये इन एंड आउट जो मटेरियल्स हो रहे हैं ये कैसे हो सकते हैं, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ बात हो रही है, अब हम प्रोसेस की बात करेंगे डिफ्यूजन की। कुछ सब्सटेंसेस है जैसे गैसियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की मूवमेंट है, तो कैसे ये मूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, इनकी मूवमेंट कैसे होती है, हमें पता है डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। तो डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट है सब्सटेंसेस की हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप स्प्रे करोगे, कोने में आप स्प्रे कर देते हो तो उसकी फ्रेगरेंस पूरे एरिया में, पूरे रूम में वो फ्रेगरेंस स्प्रेड आउट हो जाती है। इन द सेम मैनर गैसेस डिफ्यूज आउट होती हैं हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। हमारी बॉडी से भी CO2 मीन्स एक्सेल आउट होगी, ऑक्सीजन का इनटेक होता है आउटसाइड, हायर कंसंट्रेशन में है बॉडी में, ये यूटिलाइज होती रहती है, तो कम कंसंट्रेशन होती है ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती रहती है। तो इन दिस मैनर जो मूवमेंट है गैसेस की दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मेनली यहाँ हम गैसियस एक्सचेंज में डिफ्यूजन का फिनोमिना यूज कर रहे हैं। फर्दर देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट इज osmosis, specifically in the case of solvents that process is used। क्या होगी ये प्रोसेस, the movement of solvent from the higher to the lower concentration is called osmosis। Movement of water across plasma membrane is affected by the amount of substance dissolved in the water। ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी सोलवेंट है, जैसे हमने एक सॉल्यूशन ले लिया है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट हमने शुगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा ऐड कर दी है, और फिर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ की है और दूसरे पार्टीशन में हमने क्या लिया है, सोल्यूट कम लिया है, सोलवेंट ज़्यादा लिया है। तो मूवमेंट कैसे होगी सोलवेंट की, हाई रीजन से लो कंसंट्रेशन की साइड यहाँ मूवमेंट होगी। सो यहाँ मूवमेंट किस पे डिपेंडेंट है, जो सब्सटेंस हमने वाटर में सब जो सोल्यूट यहाँ सोलवेंट में डिसॉल्व किया हुआ है उस पे डिपेंडेंट है ये। सो यहाँ कंसंट्रेशन एक मेजर फिनोमिना है जो रोल प्ले करेगा सोलवेंट की मूवमेंट में। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऐसा लगेगा कि डिफ्यूजन में भी हम यही कह रहे हैं कि पैसेज ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ हम कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू द लो कंसंट्रेशन। बट मेन यहाँ क्या है, सोलवेंट की बात हो रही है, पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ क्या है, हेयर मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये मेजर डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में कि यहाँ हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूजन में डायरेक्टली मूवमेंट है सब्सटेंसेस की हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल या प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, वन ऑफ द थ्री थिंग्स कुड हैपन। यहाँ हम थ्री टाइप के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होंगे ये सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, तो इनको ये
क्या कहलाएंगे यहाँ, और कैसे हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम इनको स्टडी कर सकते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मीन्स लेसर कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन लेसर होगी? जहाँ पे हाइपोटोनिक। रेफरेंस हम किसका ले रहे हैं यहाँ? सोलवेंट की में, मीन्स एक तरह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ कम होगी, सोलवेंट जहाँ ज़्यादा होगा, वो क्या कहलाएगा आपका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मीन्स इन विच सोल्यूट इज लेसर इन अमाउंट देन द सोलवेंट। कंसंट्रेशन जहाँ इक्वल होगी सोल्यूट की सोलवेंट की, उसको हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा, जैसे लेमनेड में हम इनिशियली तैयार करते हुए क्या करते हैं, ज़्यादा शुगर को कम पानी में डिजोल्व कर लेते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन बनाने के लिए, देन वी फर्दर ऐड द वाटर कंटेंट। तो जहाँ पे भी मीन्स सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द सोलवेंट, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट विल हैपन? फर्स्ट केस में आप देखिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी कीप द सेल इन हाई वाटर कंसंट्रेशन। आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होगा? सेल के बाहर अगर पानी ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। यहाँ हमने पढ़ा है कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सोलवेंट की मूवमेंट होगी, ऑस्मोसिस होगी यहाँ। तो इसमें क्या होगा? सेल विल गेन वाटर, सेल स्वेल हो जाएगी। जैसे हम रेजिन्स को पानी में डाल के रखते हैं तो क्या होगा? वो कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे वो स्वेल अप हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? मूवमेंट हुई है सोलवेंट की हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन में सोलवेंट ज़्यादा था, वहाँ से मूवमेंट हुई है सोलवेंट की। कहाँ हुई है? आपकी सेल के अंदर। तो जहाँ मूवमेंट इनसाइड मूवमेंट है वाटर की फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सेल, उसको हम एंडोस्मोसिस भी कहते हैं, ENDOSMOSIS, एंडोस्मोसिस। बट जहाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रख रहे हैं तो कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल है, सेल में भी और सॉल्यूशन में भी, तो देयर विल बी नो नेट इफेक्ट ऑन द सेल, क्योंकि मूवमेंट होगी भी तो इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली मेंटेन होगा। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट जो अमाउंट है वाटर का वो सेम रहेगा। इसके बाद अगर हम सेल को रखते हैं मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मीन्स जहाँ सॉल्यूशन में वाटर कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, और सेल को हमने उसमें प्लेस कर दिया, तो सेल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए अपना वाटर वहाँ लूज कर देगी। और इसका मतलब क्या हुआ? सेल से वाटर का रिलीज हुआ है बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें। तो इस प्रोसेस को हम हाई मीन्स एक्सोस्मोसिस भी कहते हैं। वाटर का एक तरह से रिलीज हाई टू लो कंसंट्रेशन, आउटसाइड रिलीज है सेल से आउटसाइड सॉल्यूशन में, तो इसको हम एक्सोस्मोसिस भी कहते हैं। और क्या होगा? यहाँ सेल अपना वाटर लूज कर रही है तो सेल विल श्रिंक, सेल यहाँ श्रिंक हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है वो भी ऑस्मोसिस से ही वाटर का गेन करते हैं। प्लांट सेल्स में आपको पता है हायर कंसंट्रेशन, सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट हेयर्स उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं। हाई टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द मेम्ब्रेन वाटर की मूवमेंट है। तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट की रूट्स की हेल्प से, वो भी ऑस्मोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। सो आपसे अगर पूछा जाता है कि वाटर की जो मूवमेंट है सब्सटेंसेस में, वाटर की मूवमेंट है या जो गैसियस एक्सचेंज है वो किन प्रोसेसेस पे डिपेंडेंट है? वाटर की मूवमेंट डिपेंडेंट है ऑस्मोसिस से, मीन्स किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ। एंड जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है दैट हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद एक छोटा सा और नया टॉपिक आता है कि मीन्स जो हम बात कर रहे हैं यहाँ एंडोसाइटोसिस की। अमीबा में जो फूड का इनटेक है वो कैसे होगा? अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, हमारे सेल्स की जो शेप है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की टाइप पे। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होगी, और उस फ्लेक्सिबिलिटी की हेल्प से ही ये सूडोपोडिया की हेल्प से फूड को इनटेक कर लेगा, अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा,
जिसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ फूड बाय द फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, जो इसकी सिंगल सेल है उसकी हेल्प से इसमें फूड का इनटेक है। अमीबा में आपसे पूछा जाए हाउ अमीबा ऑब्टेन्ड इट्स फूड, तो इट इनटेक बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ फूड टेक प्लेस इन अमीबा। इसके बाद बात आती है कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये हम आगे भी पढ़ेंगे भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन्स को बना रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिंथेसाइज किए हुए जो सब्सटेंसेस हैं, लिपिड है, प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्पफुल है। तो अब हम कंक्लूड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं एक तरह से, कि ये सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही अलाउ करती है मूवमेंट इन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को का ही इनटेक और एग्जिट को अलाउ करती है। सेकेंडली आपने देखा है जो गैसियस एक्सचेंज है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है कुछ ऑर्गेनिजम्स की, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, वहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये फूड के इनटेक में और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सपेल आउट करने में भी ये रोल प्ले करवाएगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ अ वेरी वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ cell. Thank you.